अपना भारत पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में आता है और इस डाइवर्सिटी में हमारे डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन, फूड, ड्रेसेस के साथ साथ लैंग्वेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हम दुनिया में 4th पोजीशन पर आते हैं। अब भारत में टोटल कितनी लैंग्वेज है इसके रिगार्डिंग आपको काफी सारे डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2021 का डेटा देखो तो भारत में लोग कुल 456 लैंग्वेजेस यूज करते हैं। कहा जाता है कि कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में वाणी, यानी कि एक कोस में 1 किलोमीटर होता है। तो इस सेइंग के हिसाब से हर 1 किलोमीटर में भारत के अंदर पानी का टेस्ट बदल जाता है और हर 4 किलोमीटर आप चले तो लोगों के डायलेक्ट में आप एक चेंज नोटिस कर सकते हो। लेकिन भारत में पिछले कुछ सालों से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर अब यूनिटी से ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी है और हमें कुछ ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं। Auto driver says, "Go back to your land." Language war going out to turn ugly in Bengaluru. This is a brawl that took place between verbal brawl that took place between auto driver and passenger over the Hindi language. तो अब सवाल आता है कि लैंग्वेजेस की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले अपने देश में लैंग्वेजेस डिवीजन का रीजन कैसे बनने लगी है। लेट मी टेल यू, ये डिवीजन सिर्फ आम लोगों तक लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिक्स से लेकर भारतीय सिनेमा तक हर जगह आप इस लिंग्विस्टिक वॉर को नोटिस कर सकते हो। तो लैंग्वेजेस को लेकर जो एक टग ऑफ वॉर चालू हो चुका है, इसका इम्पैक्ट हम और आप जैसे लोगों पर कैसे पड़ रहा है। मतलब अगर कोई इंसान कोई दूसरे स्टेट में मूव करता है तो क्या उसके लिए वहां की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी होनी चाहिए? डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। तुम्हारे बाकी देशों से पंगे कम है जो तुम अपने देश में पंगे खड़े करो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम वे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बेंगलुरु में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे नानन माडली क्या बोल रहा है? मेरा कन्नड़ा माताड़ो। अपने देश में इस तरह से लोगों पे कुछ थोपना या कहना कि हम सुपीरियर हैं, हमारी भाषा को तुम याद करो, कैसे याद करेंगे वो यार? देखो, भारत में लैंग्वेज हमेशा से एक सेंटिमेंटल इशू रहा है और आज का भारत लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के थ्रू ही बना है। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में आपको बताऊं तो आज के भारत जो आप देखते हो वो इंडिपेंडेंस के टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमारे पास लगभग 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसे एक साथ मिलाकर अलग अलग इंडियन स्टेट्स बनाए गए थे। लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इनिशियली हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स ज्यादा कंसीडर किए जा रहे थे इन स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और लिंग्विस्टिक और कल्चरल फैक्टर्स को उतना नोटिस नहीं किया जा रहा था। लेकिन यही वो टाइम था जब भारत भर में अलग अलग जगहों पर लोग भाषा के आधार पर डिवीजन की मांग कर रहे थे। 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस.के. धर को एक कमीशन का हेड बनाया गया था और इन्हें काम दिया गया कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के डिवीजन के मैटर को देखें। बट एज एक्सपेक्टेड उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का आइडिया अपोज कर दिया। इसके बाद उसी साल जेवीपी कमेटी बनाई गई जिसमें नेहरू जी से लेकर पटेल जी तक सारे लोग शामिल थे और इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया खारिज कर दिया। बार बार लिंग्विस्टिक डिवीजन से दूर जाने की इस कोशिश के पीछे बताया जाता है प्राइमरली एक रीजन था कि हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पूरे देश में प्रमोट करें और उसी से देश को यूनाइट करके रखें, जिस पर अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी देश में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की जो डिवीजन की जो मांग थी वो उठती रही एंड फाइनली 1953 में पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया। इसके बाद फजल अली के अंडर एक और कमेटी बनाई गई और फाइनली भारत सरकार ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। लेकिन अब भी देश में हर जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसे 6 साल बाद बाइफरकेट किया गया, गुजराती और मराठी स्पीकर्स के लिए 2 स्टेट्स बनाए गए, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अच्छा, अब बात करते हैं वो सिंगल लैंग्वेज वाला पॉइंट जो छूट गया था। देखो, उस टाइम पर हमने देश में रिलीजियस बेसिस पर एक डिवीजन ऑलरेडी देख चुका था और पूरी दुनिया के लोग ये मानते थे कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है
ये देश एक रह ही नहीं सकता, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए भारत की सरकार चाहती थी कि पूरे देश में कोई एक लैंग्वेज प्रमोट की जा सके जिससे यूनिटी बनी रहे। ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक कॉलोनियल पावर्स की लैंग्वेज थी, उन्हें तो अभी अभी हमने भगाया था, इसलिए उनकी लैंग्वेज को यूज करना एक स्लेवरी का सिंबल हो जाता। इसलिए सरकार ने डिसाइड करा कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे, और हिंदी स्पेसिफिकली इसलिए चूज की गई क्योंकि उस टाइम 40% जो भारत के लोग थे वो हिंदी में कम्युनिकेट करते थे। और भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं रखी गई, लेकिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि 1965 तक भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। 1965 तक ही हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, जो धीरे धीरे हम हटा देंगे। बेसिकली प्लान ये था कि हम इंग्लिश को धीरे धीरे फेज आउट कर सकें और हिंदी को एज अ मेन लैंग्वेज एस्टैब्लिश कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो इंडियन स्टेट्स थे, उन्होंने इस पूरे आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया, इसका अपोज किया। वैसे ये हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेज वाली जो बैटल है, इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1937 में देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर सी राजागोपालाचारी जी ने यहाँ पर 125 स्कूल्स में क्लास 6 से क्लास 8 तक हिंदी लर्निंग का ऑर्डर जारी कर दिया था, और उसके बाद देश में पहली बार एंटी हिंदी मूवमेंट को विटनेस किया गया। सी राजागोपालाचारी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में खूब प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट इसमें 2 लोगों की जान तक चली गई, और इसके बाद इस ऑर्डर को स्क्रैप करके हिंदी लर्निंग को ऑप्शनल बना दिया गया। अभी जो एंटी हिंदी वाला सेंटिमेंट है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर था, आप इस बात से समझो कि जो सी राजागोपालाचारी इस ऑर्डर को लेकर आए थे, बाद में जाकर लोगों के सेंटिमेंट देखते हुए ये खुद ही उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, और तब इंग्लिश एवर हिंदी नेवर जैसे नारे भी दिए गए। इसके बाद 1965 में डिस्कस होने लगा कि क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें। तब भी सदर्न स्टेट्स में इसके खिलाफ खूब मेजर प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिला था। ये सेंटिमेंटल बैटल इतना मैसिव हो चुका था कि 26 जनवरी को तमिलनाडु के लोगों ने ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया था, और वहीं जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स थे, यहाँ पर लोग इंग्लिश के अगेंस्ट इतना ज्यादा सेंटिमेंट बना चुके थे कि ये कहते थे कि दैट दोज हु डू नॉट नो हिंदी हैव नो प्लेस इन इंडिया। ये मुद्दा पॉलिटिकली इतना मैसिव हो गया कि 1967 में तमिलनाडु के जो स्टेट इलेक्शन थे, इसमें एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स को लेकर डीएमके ने कांग्रेस को इलेक्शन में हरा दिया। इसके बाद भी एंटी हिंदी एजिटेशंस देश भर में समय समय पर होते रहते हैं। आपने 2019 में देखा होगा, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था और ये कहा गया था कि जो नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स हैं, वहां पर हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि इवेंचुअली इस बात को भी विड्रॉ करना पड़ा था। अब देखो, इन सारी इंसिडेंट से एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के लिए लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि उससे एक स्टेप आगे जाता है। ये लोगों को इमोशनल वे में कनेक्ट करता है। लैंग्वेज की वजह से ही लोग अपने रूट से जुड़ा हुआ फील करते हैं। यहाँ लोगों के लिए उनकी भाषा उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है, और इसीलिए लोग अपने अपने लैंग्वेजेस की रिच हिस्ट्री को लेकर उस पर काफी प्राउड फील करते हैं। हमारा जो भी कल्चर रहता है या ट्रेडिशनल होता है या जो मोरल वैल्यूज होती हैं, कितने रिच हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, इनको महसूस करने के लिए कई बारी लैंग्वेज एक मीडियम बन जाती है। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट से हम सब इस बात को भी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों लोग अक्सर अपनी लैंग्वेज को लेकर इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कभी दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान आपकी लैंग्वेज सीखता है, आपसे आपकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है या एटलीस्ट कोशिश करता है, तो आप भी काफी अप्रिशिएटेड सा फील करते हो। आपको लगता है कि ये इंसान एटलीस्ट आपके तौर तरीकों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इससे दो अलग अलग कल्चर्स के बीच में जो बैरियर्स हैं वो लूज होते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट या अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे लोगों में यूनिटी बढ़ती है। लोग एक दूसरे के कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल जैसे तमाम चीजों के बारे में जानते हैं, आपस में घुल मिल पाते हैं। मगर फिर इससे ही ये सवाल निकल कर आता है कि अगर इस बात के इतने फायदे हैं, तो अगर कोई इंसान किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां की लैंग्वेज उसे नहीं आती, तो क्या ये मैंडेटरी हो जाए कि उसे वो लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी? अब देखो, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे नई जगह पर जाकर किसी भी लैंग्वेज को सीखना मैंडेटरी कर देना, इसके भी दो तरह के इंपैक्ट हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लोकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन, कल्चर इमर्शन और मैन टू मैन रिलेशनशिप को बिल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप लोकल लैंग्वेज सीखें तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़ सकते हैं, आप अकेले ट्रैवल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, लोकल इन्फॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी बढ़ती है, पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, और ओवरऑल एक नए एरिया में अनजान लोगों के बीच आप अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर वही लोकल लैंग्वेज सीखना आपको मैंडेटरी कर दिया जाए,
तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि अभी तक जो आप लैंग्वेज सीख रहे थे आप अपनी मर्जी से सीख रहे थे। देखो किसी भी आप नई जगह जाओ, लोग अक्सर कुछ रीजंस की वजह से ही तो मूव करते हैं। कहीं पे जॉब बेटर है, कहीं पे एजुकेशन बेटर है, कहीं पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। और इनिशियली लोगों के लिए टाइम और रिसोर्सेज को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में एक लैंग्वेज सीखने को मैंडेटरी बनाना इंडिविजुअल्स पर एक एडिशनल बर्डन डाल देता है, जो कि ऑलरेडी किसी नई जगह पर अभी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सारे नुआंसेस को बिना समझे हुए कई बार लोग ये बड़े आसानी से बोल देते हैं कि भाई जिस लैंड का आप रिसोर्स यूज कर रहे हो उसकी लैंग्वेज तो सीखो, अगर आपको नहीं सीखना तो वहां पर मत जाओ। और इसी से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, लैंड की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती भाई, लैंग्वेज यूज करते हैं इंसान। एंड एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज है तो एक कम्युनिकेशन का टूल ही। तो अगर कोई दो लोग हैं जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, तो भैया वो किसी तीसरी लैंग्वेज में भी तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आजकल गूगल ट्रांसलेट जैसे कितने टूल हैं जिससे ये चीज कितनी आसान हो जाती है। और अगर कल के दिन किसी भी देश में जाने से पहले वहां की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी हो जाए, तो भाई आधे लोगों के तो फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल हो जाएंगे। और लैंग्वेज वैसी भी एक ऐसी चीज है जो आप खुद ही सीख जाते हो। आप धीरे धीरे जहां पर रहते हो आपको वहां की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। आपके सराउंडिंग में जब सेम लैंग्वेज में सारे लोग बात करते हैं, आप भी वर्ड पकड़ने लगते हो। आप लंबे टाइम तक वहां रहो तो आप लैंग्वेज बोलना भी सीख जाते हो। अब खराब इंग्लिश वाला जब कोई यूएस कनाडा जाता है, वापस आते टाइम फ्लुएंट इंग्लिश ही नहीं बल्कि वहां के एक्सेंट में बात करने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें होने में टाइम लगता है। लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई नई लैंग्वेज धीरे धीरे करके सीखते हैं। अब नई लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे तो आपका ही ब्रेन डेवलप होता है। लेकिन इस बात को मैंडेटरी करना स्पेशली भारत के स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा वियर्ड है। आप सोच के देखो, आपकी एक प्राइवेट जॉब है, आप 2 महीने मुंबई में रहते हो, 6 महीने बेंगलुरु में, 4 महीने हैदराबाद में, 8 महीने कलकत्ता में, फिर चेन्नई में। तो अगर आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़े, आप सीख पाओगे? मतलब ये किसी भी स्ट्रेसफुल जॉब के साथ मैनेज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, थोड़ा सीरियस है ये पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आज के इतने पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट में लोग एक दूसरे को लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं। ये बहुत ट्रबलसम बात है। हमारी डाइवर्सिटी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसमें यूनिटी हमें यूनिक बनाती है। डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के चक्कर में अगर हम डिवीजन की तरफ बढ़ने लगे तो ये प्रॉब्लमैटिक है। ये लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं लैंग्वेज के पॉलिटिसाइजेशन से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये काफी इलॉजिकल लगता है। और काफी टाइम मैं लोगों को ये भी बोलते हुए सुनता हूँ कि भाई लोकल लैंग्वेज नहीं सीख सकते तो उस स्टेट में क्यों जा रहे हो। ये बात भी इलॉजिकल है। जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ी सी रूड लग सकती है, लेकिन अगर आप सोच के देखो, इस भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हब्स डेवलप हुए हैं अलग अलग सिटीज या स्टेट्स के अंदर, वो वहाँ के लोकल कल्चर की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि वहाँ पर कुछ आउटसाइडर कंपनीज आई हैं, दूसरे स्टेट से काम करने वाले लोग आए हैं, और इसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बूम कर रही है, वहाँ पे और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसे में उन्हीं लोगों को ब्लेम करना और ये कहना कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली कुछ पॉजिटिव साइड की लैंग्वेज की और कुछ जो नेगेटिव साइड्स हैं उसके बारे में भी, लेकिन फिर भी एक ख्याल तो मन में आता है कि भाई इस मेंटेलिटी के पीछे आखिर क्या रीजन है, कि आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि जो लोग दूसरी जगह कहीं से आ रहे हैं वो आपकी लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। इसका सीधा सीधा जवाब है कि भाई आप अपनी लैंग्वेज प्रमोट करना चाहते हो, जो कि एक तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत बात नहीं है। अपने कल्चर से, ट्रेडिशन से, अपनी लैंग्वेज से प्यार करना, उस पर प्राउड फील करना, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन यही चीज जब आप दूसरों पर जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हो, लोकल लैंग्वेज सिखाना मैंडेटरी करने की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके अपने कल्चर को लेकर लव को कम बल्कि अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी और डोमिनेंस असर्ट करने की टेंडेंसी को ज्यादा दिखाता है। और आपके इस एक्शन से आपका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन पर आप ये चीज फोर्स करना चाह रहे हो उनके मन में एक डिसरिस्पेक्ट डेवलप होता है, डिसइंटरेस्ट डेवलप होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है। और साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो इस पूरे टर्म को रिएक्टेंस कहा जाता है। अगर आप सही में कोई लैंग्वेज ऑफिशियली प्रमोट करना चाहते हो तो आप जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस जैसे कितने एग्जाम्पल देख सकते हो। ये लोग पढ़ाई से लेकर बिजनेस हर एक जगह सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज है। भारत के अंदर इतने सारे स्टेट्स में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो ऐसे में किसी भी एक लैंग्वेज को हम इस तरह से प्रमोट कर पाएं हर अलग अलग स्टेट में, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो भाई लोकल लैंग्वेज के इस एवरग्रीन डिबेट को लेकर ये था हमारा वीडियो। अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लगी हो, आप कमेंट में बिल्कुल खुल के अपने मन की सारी भड़ास निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप और लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।